नमस्कार, मैं डॉक्टर यूके श्रीवास्तव, प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट टी राघवेंद्र राव पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज बिलासपुर। इस वीडियो लेक्चर में आपको लेविग इंटीग्रल के बारे में आगे बताने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन के लेविग इंटीग्रल के बारे में चर्चा की थी, उसको डिफाइन किए थे और उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ उस पर आधारित थ्योरम्स को अपन ने देखा था। इसमें हम आगे बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन के लेविग इंटीग्रल पर तो कुछ थ्योरम देखेंगे ही, साथ ही हम इसमें नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन के लेविग इंटीग्रल को भी कंसीडर करेंगे। लेविग इंटीग्रल का और ज्यादा व्यापक रूप या जनरलाइज फॉर्म जो है हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले अपन एक थ्योरम लेते हैं। ये थ्योरम जो है ये बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन के लिविंग इंटीग्रल पर ही आधारित है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ f ओवर e is equal to 0 and fx is greater than or equal to 0 on e, then f is equal to 0 almost everywhere। बहुत आसान सा थ्योरम है। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका एक सबसेट लेते हैं। सपोज ए सबसेट ऑफ e on which fx is greater than 0, then we can write a is equal to set of elements x belonging to e such that fx is greater than 0। हमने a एक सबसेट लिया है जिसमें e के सभी एलिमेंट्स x आते हैं जिनके लिए fx is greater than 0 होता है, और इसको बराबर लिखा जा सकता है यूनियन set of elements x belonging to e such that fx is greater than or equal to 1 upon n varies from 1 to infinity। इस तरह से अपन काउंटेबल यूनियन के रूप में सेट्स की इसको व्यक्त कर सकते हैं। एक अब यदि हमको दिया गया है कि fx is greater than or equal to 0, सेट A में e के वो एलिमेंट x आ रहे हैं जिनके लिए fx ग्रेटर देन 0 होता है। यदि अपन ये वो सभी एलिमेंट आ रहे हैं e के जिनके लिए fx ग्रेटर देन 0 होता है, यदि अपन ये प्रूव कर दें कि मेजर ऑफ सेट ए 0 के बराबर है, तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि f इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, यानी fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और जिन सेट में f इज ग्रेटर देन 0 है यानी f इज नॉट इक्वल टू 0 है, उसका मेजर जो है वो 0 के बराबर है। यानी हमारा उद्देश्य अब जो है ए के मेजर को 0 प्रूव करना है। अब ए का मेजर 0 तब प्रूव होगा जब यूनियन के अंदर जितने भी सेट्स हैं उनके मेजर्स जो है वो 0 हो जाए। यदि अब ये प्रूफ करने के लिए हम इसका कॉन्ट्रेरी ये मानते हैं कि लेट इफ पॉसिबल देयर बी ए नेचुरल नंबर कैपिटल N such that measure of set of elements x belonging to E such that fx is greater than 1 upon n। यानी हम इस तरह से मानते हैं कि किसी n बिलोंगिंग टू कैपिटल N के लिए सेट A का जो मेजर है वो बराबर होता है लैम्डा के, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जो अपने को प्रूफ करना है उसका उल्टा हमने माना है यहाँ पे। अब हम दो सेट कंसीडर्स करते हैं, E1 और E2। E1 is the set of elements x belonging to E such that fx is greater than 1 upon capital N, and E2 is set of elements x belonging to E such that fx is less than or equal to 1 upon capital N। Clearly, E1 and E2 are two disjoint measurable sets such that E is equal to E1 union E2। इसलिए लेविग इंटीग्रल ऑफ f over E is equal to लेविग इंटीग्रल ऑफ f over E1 union E2 is equal to लेविग इंटीग्रल ऑफ f over E1 plus लेविग इंटीग्रल ऑफ f over E2। अब यदि अपन देखें कि लेविग इंटीग्रल ऑफ f over E1 ये ग्रेटर देन लेविग इंटीग्रल ऑफ 1 upon n over E1 होगा। क्यों? क्योंकि f इज ग्रेटर देन 1 upon n है अपने पास। ये थोड़ा गलत लग गया है, f इज ग्रेटर देन n, f इज ग्रेटर देन 1 upon कैपिटल n है। अब ये बराबर होगा 1 upon n इंटू इंटीग्रल ऑफ
1/E1 और इंटीग्रल ऑफ 1/E1 बराबर होगा मेजर ऑफ E1 के। तो अपने को मिलेगा इंटीग्रल ऑफ f/E1 इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ E1 अपॉन n। ठीक है, और मेजर ऑफ E1 बराबर है लैम्डा के, तो ये बराबर मिल जाएगा लैम्डा अपॉन कैपिटल N। लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, कैपिटल N ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब होगा कि मेजर ऑफ इंटीग्रल ऑफ f/E1 इज ग्रेटर देन 0। और हमने देखा है कि इंटीग्रल ऑफ f/E इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f/E1 प्लस इंटीग्रल ऑफ f/E2 होता है। जब इंटीग्रल ऑफ f/E1 ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियसली इंटीग्रल ऑफ f/E जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। पर ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि हमको कंडीशन दी गई है कि इंटीग्रल ऑफ f/E जो है वो 0 के बराबर है। इसलिए हमारा यूनियन के किसी यानी हमारा ए जिन सेट्स की यूनियन के रूप में काउंटेबल यूनियन के रूप में एक्सप्रेस किया गया है उसके किसी सेट के मेजर को ग्रेटर देन 0 मानना गलत है। इसका मतलब ये होगा कि यूनियन के अंदर जितने भी सेट्स हैं उनका मेजर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सॉरी 0 के बराबर है। और इसका मतलब होगा कि मेजर ऑफ ए जो है ये भी 0 के बराबर होगा, यानी ई के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिन पर फंक्शन f की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है का मेजर 0 के बराबर है। और इसका मतलब f इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा। प्रूफ दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नेक्स्ट थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम के स्टेटमेंट को पहले मैं पढ़ देता हूं कि लेट fn be a sequence of measurable functions defined on a set E of finite measure। fn जो है सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस है जो कि डिफाइंड है सेट E पे जो कि सेट ऑफ फाइनाइट मेजर है। सपोज देयर इज ए रियल नंबर कैपिटल M such that mod of fn x is less than or equal to capital M for all x and n। अपने को ये दिया गया है कि एक रियल नंबर कैपिटल M इस तरह से कि mod of fn x is less than or equal to कैपिटल M है सभी x और सभी n के लिए। फिर ये थ्योरम कहता है कि if fx is equal to limit n tending to infinity fn x and a sequence fn x यदि fx पर कन्वर्ज हो और each x belonging to E, तो अपने को प्रूफ करना है कि इंटीग्रल ऑफ f/E इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ fn/E। ये अपने को दर्शाना है। स्टेटमेंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको प्रूफ करने के लिए अपने को दिया गया है कि फंक्शन स्मॉल f, सिंस द फंक्शन f इज limit of sequence of measurable function, therefore it is a measurable function। स्मॉल f जो है इट इज लिमिट फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन, इसलिए ये भी एक मेजरेबल फंक्शन होगा। ये हम पहले के चैप्टर में देख चुके हैं, इसलिए f जो है एक मेजरेबल फंक्शन है। अब f चूंकि मेजरेबल फंक्शन है इसलिए ये लिविंग इंटीग्रेबल होगा। fn प्रत्येक n के लिए एक मेजरेबल फंक्शन है, इसलिए वो भी क्या होगा, एक लिविंग इंटीग्रेबल फंक्शन होगा प्रत्येक n के लिए। तो f और fn दोनों जो है वो लिविंग इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब चूंकि f मेजरेबल फंक्शन है तो हमने मेजरेबल फंक्शन वाले चैप्टर में एक थ्योरम देखा था, उसका यूज कर रहे हैं कि देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए मेजरेबल सेट A सबसेट ऑफ E विथ मेजर ऑफ A इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m। वहां पे अपन ने डेल्टा लिया था, तो डेल्टा की जगह अपन एप्सिलॉन अपॉन 4m ले सकते हैं क्योंकि ये भी एक राशि है जो कि 0 से बड़ी है, इसको डेल्टा के बराबर मान लेते हैं। एंड ए पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल M such that mod of fn x minus fx is less than epsilon upon 2me plus 1। यानी एप्सिलॉन की जगह अपन ने एक पॉजिटिव नंबर क्या ले लिया, एप्सिलॉन अपॉन 2me plus 1 ले लिया। यहाँ me क्या है, मेजर ऑफ सेट E है। For all n greater than or equal to capital N and for all x belonging to E minus A।
ये उसी थ्योरम का उपयोग करते हुए, जैसा कि इसमें रेफरेंस के लिए दिया भी गया है कि ये थ्योरम 10.1 है चैप्टर 4 का, जैन एंड गुप्ता की बुक का। अब अपने को दिया गया है कि mod of fn x is less than or equal to m for all n and for all x belonging to E। इसका मतलब सीक्वेंस का प्रत्येक सीक्वेंस एफ एन एक्स का प्रत्येक फंक्शन एफ एन एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल टू एम है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई। इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो लिमिट है वो भी लेस देन आर इक्वल टू एम होगी, यानी मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एम होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई, क्योंकि एफ एन जो है एफ पर कन्वर्ज हो रहा है। अब यदि अपन मॉड ऑफ fn x minus fx निकालें तो इट इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ fn x प्लस मॉड ऑफ माइनस fx, या बराबर होगा मॉड ऑफ fn x प्लस मॉड ऑफ fx, जो कि लेस देन और इक्वल टू m प्लस m होगा, जो कि बराबर 2m होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू e के। और हम इन पर्टिकुलर बोल सकते हैं क्योंकि a जो है e का सबसेट है और ये जो इनइक्वालिटी है सभी x बिलोंगिंग टू e के लिए है, तो इन पर्टिकुलर अपन बोल सकते हैं कि mod of fn x minus fx is less than 2m है for all x belonging to a। इसको नंबर 2 दे दो इनइक्वालिटी को। इसके बाद आप देखिए mod of इंटीग्रल fn over e minus इंटीग्रल ऑफ f over e, ये बराबर अपन लिख सकते हैं mod of इंटीग्रल fn minus f over e, और mod के चिन्ह को अंदर ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं इट इज लेस देन और इक्वल टू mod of it is less than or equal to integral of mod of fn minus f over e के। और इसको यदि अपन दो सेट्स में वो करें, क्योंकि e माइनस a और a से मिलकर सेट e बनता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू mod of इंटीग्रल ऑफ mod of fn minus f over e minus a प्लस इंटीग्रल ऑफ mod of fn minus f over सेट e। अब सेट e माइनस a में इनइक्वालिटी 1 से अपने को क्या मिल जाएगा कि मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 एम ई प्लस 1 के बराबर है, ये अपन ने पुट कर दिया। साथ ही सेट ए में अपन क्या देख रहे हैं कि मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो है वो लेस देन 2m है, तो अपन ने सेकंड इंटीग्रल में मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ की जगह 2m पुट कर दिया, तो अपन कह सकते हैं कि मॉड ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज लेस देन integral of epsilon upon 2me plus 1 over set e minus a plus integral of 2m over set a for all n is greater than or equal to n। दोनों कांस्टेंट है, epsilon upon 2me plus 1 और 2m दोनों कांस्टेंट हैं, इसलिए ये बराबर क्या हो जाएगा epsilon upon 2me plus 1 into m e minus a plus 2 into capital M into measure of set A for all n greater than or equal to n। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा यदि अपन स्मॉल एम ई को बाहर निकालें तो ये बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन मेजर ऑफ ई डॉट एम ई माइनस ए, मेजर ऑफ ई माइनस ए अपॉन मेजर ऑफ ई प्लस 2 इंटू कैपिटल एम एप्सिलॉन अपॉन 2m, क्योंकि मेजर ऑफ a जो है इट इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m अपन ने माना है शुरू में, और ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। यहाँ पे लेस देन का चिन्ह लगना चाहिए, इक्वल टू का लगा है, और ये लेस देन होगा ऑब्वियसली एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 के। पहला वाला पद निश्चित रूप से एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटा होगा, क्योंकि स्मॉल m e माइनस a अपॉन स्मॉल m e जो है इट इज लेस देन 1। और यहाँ पे दूसरा तो क्लियर है कि m और m कट जाएगा और 2 अपॉन 4 अपॉन 2 जो है 2 के बराबर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन अपॉन 2 बचेगा, तो अपने को मिलेगा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। यानी अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया मॉड ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज less than epsilon for all n greater than or equal to capital N, और इसका मतलब होगा limit n tending to infinity integral of fn over e is equal to integral of f over e। This proves the bounded
कन्वर्जेंस थ्योरम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। इसको अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा लिविंग इंटीग्रल में, और इसमें इस आर्टिकल में डिफाइन करते हैं इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। इसके पहले अपन ने बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन के लिए लिविंग इंटीग्रल को डिफाइन किया है। यहाँ पे हम जनरलाइज कर रहे हैं उस डेफिनेशन को, और लिविंग इंटीग्रल को डिफाइन कर रहे हैं अनबाउंडेड फंक्शन के लिए, या पार्टिकुलरली नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन के लिए, जो कि किसी सेट में डिफाइंड है, और वह सेट जो है उसका मेजर जो है फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। फाइनाइट या इनफाइनाइट ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेशन देखो, if f be non-negative measurable function defined on a set E, measurable set, then Lebesgue integral of f over E is equal to supremum when h is less than or equal to f of integral of h over E. इंटीग्रल ऑफ h over E क्या है? h का एलिमेंट्री इंटीग्रल है E पर। तो ये थ्योरम कहता है, ये डेफिनेशन कहती है कि लिविंग इंटीग्रल ऑफ f over E is defined as supremum when h is less than or equal to f of integral of h over E के, जहाँ की h क्या है, where h is bounded measurable function। ध्यान रखना, h क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, जिसका लिविंग इंटीग्रल अपन ने इसके पहले डिफाइन कर लिया है। such that measure of set of elements x belonging to E such that hx is not equal to 0। यानी E के उन सभी एलिमेंट x का सेट जिनके लिए hx नॉट इक्वल टू 0 है, उसका मेजर जो है वो क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि h की वैल्यू 0 होगी इस सेट ऑफ फाइनाइट मेजर के बाहर, यानी h vanishes outside the set of finite measure। set of finite measure क्या है, set of elements x belonging to E such that hx is not equal to 0। हम कह रहे हैं कि इसका मेजर जो है वो फाइनाइट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हमने नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन के लिविंग इंटीग्रल को डिफाइन किया है। f जो है एक नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है, और ये लिविंग इंटीग्रल हमने एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन h को लेकर डिफाइन किया है। हम कह रहे हैं कि f यदि नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है सेट E पर, जो कि एक मेजरेबल सेट है, तो लिविंग इंटीग्रल ऑफ f ओवर E इज इक्वल टू सुप्रीमम when h is less than or equal to f of लिविंग इंटीग्रल h over E, एलिमेंट्री इंटीग्रल h over E, where h is a bounded measurable function which vanishes outside the set of finite measure, that is measure of set of elements x belonging to E where x is not equal to 0 is finite। ये नॉन नेगेटिव फंक्शन के लिए लिविंग इंटीग्रल की डेफिनेशन है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, कुछ थ्योरम दिए गए हैं, थ्योरम में कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं, उस थ्योरम को मैं पढ़ता हूँ। लेट f and g be non-negative measurable functions defined on a set E, then a है लिविंग इंटीग्रल ऑफ cf over E is equal to c into लिविंग इंटीग्रल ऑफ f over E where c is greater than 0। दूसरा लिविंग इंटीग्रल ऑफ f plus g over E is equal to लिविंग इंटीग्रल ऑफ f over E plus लिविंग इंटीग्रल ऑफ g over E। और c है if f is less than or equal to g almost everywhere, then लिविंग इंटीग्रल ऑफ f over E is less than or equal to लिविंग इंटीग्रल ऑफ g over E। इसके प्रूफ के लिए पहले अपन a पे आते हैं। अब लिविंग इंटीग्रल की डेफिनेशन से, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लिविंग इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन और c is greater than 0, हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग इंटीग्रल ऑफ cf over E is equal to supremum when ch is less than or equal to cf of इंटीग्रल ch over E। कह सकते हैं लिविंग इंटीग्रल पर नॉन नेगेटिव फंक्शन अपन डिफाइन किया है। ध्यान रखना ch नॉन नेगेटिव फंक्शन है क्योंकि c is greater than 0 is equal to c into supremum when h is less than or equal to f of integral h over E।
और ये बराबर होगा c इंटू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे छूट गया है थोड़ा, गलत हो गया है, एक्चुअली ये होना चाहिए c इंटू लिविंग इंटीग्रल ऑफ f ओवर e के, c इंटू लिविंग इंटीग्रल ऑफ h और e हो गया है, ये होगा एक्चुअली c इंटू लिविंग इंटीग्रल ऑफ f ओवर e के। दिस प्रूव्स द फर्स्ट रिजल्ट। बी में है लेट h एंड k बी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सच दैट, बी में अपने को एक्चुअली प्रूव करना, सॉरी, कि लिविंग इंटीग्रल ऑफ f प्लस g इज इक्वल टू लिविंग इंटीग्रल ऑफ f प्लस लिविंग इंटीग्रल ऑफ g। यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं लेट h एंड k बी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सच h इज लेस देन और इक्वल टू f एंड k इज लेस देन और इक्वल टू g एंड बोथ h एंड k वैनिश आउटसाइड द सेट ऑफ फाइनाइट measure, that is measure of set of elements x belonging to E such that hx is not equal to 0 is less than infinity, and measure of set of elements x belonging to E such that the kx is not equal to 0 is less than infinity। यानी अपन ने यहाँ पे दो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन h और k कंसीडर किए हैं इस तरह से कि h इज लेस देन और इक्वल टू f एंड k इज लेस देन और इक्वल टू g, और h और k दोनों सेट ऑफ फाइनाइट, दोनों जो है सेट ऑफ फाइनाइट मेजर के बाहर 0 के बराबर होते हैं या वैनिश होते हैं। तब अपने पास क्या है, h प्लस k इज लेस देन और इक्वल टू f प्लस g होगा, और इसलिए इंटीग्रल ऑफ h ओवर e प्लस इंटीग्रल ऑफ k ओवर e इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ h प्लस k ओवर e। बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन के लिए अपन ये प्रूव कर चुके हैं पहले, और ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f प्लस g ओवर e के, which implies that supremum when h is less than or equal to f of integral h over e plus supremum when k is less than or equal to g of integral k over e is less than or equal to integral of f plus g over e। और इससे अपने को क्या मिलेगा, मिलेगा लिविंग इंटीग्रल ऑफ f ओवर e प्लस लिविंग इंटीग्रल ऑफ g ओवर e इज लेस देन और इक्वल टू लिविंग इंटीग्रल ऑफ f प्लस g ओवर e। इसको अपन देते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1। नाउ वी प्रूव द रिवर्स इनइक्वालिटी, तो हम रिवर्स इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं। इसके लिए लेट साई बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन साई कंसीडर करते हैं व्हिच वैनिश outside the set of finite measure and psi is less than or equal to f plus g। psi एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है जो कि 0 के बराबर होता है आउटसाइड द सेट ऑफ फाइनाइट मेजर, और psi जो है वो लेस देन और इक्वल टू f plus g है। Let us define two functions h and k as follows। हम दो फंक्शन h और k को डिफाइन करते हैं इस तरह से कि hx is equal to minimum of fx psi x and kx is equal to psi x minus hx। क्लियर है ये? अपन hx को बराबर माना है मिनिमम ऑफ fx psi x से, और kx is equal to psi x minus hx माना है। hx is equal to minimum of phi x fx psi x है। इसका मतलब क्या होगा कि hx जो है वो लेस देन और इक्वल टू fx होगा। ऑब्वियस है क्योंकि hx मिनिमम है इसका, इसलिए दोनों ही फंक्शन से hx जो है छोटा होगा, इसलिए अपन ने लिख लिया hx is less than or equal to fx। अब we have hx plus kx। यदि अपन यहाँ पे देखें जो kx को hx को डिफाइन किया उससे, तो hx plus kx बराबर क्या होगा, psi x, और अपन ने psi को क्या माना है, लेस देन और इक्वल टू fx plus gx के। ठीक, अब hx मिनिमम ऑफ fx psi x है, तो या तो ये fx के बराबर होगा या psi x के बराबर होगा fx, और तदनुसार कि fx और psi x में जो भी छोटा हो। hx यदि hx इज इक्वल टू psi x तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा hx इज इक्वल टू psi x पुट करने से kx बराबर 0, क्योंकि hx प्लस kx बराबर क्या है, psi x है। और यदि kx बराबर 0 है तो निश्चित रूप से kx जो है वो लेस देन और इक्वल टू gx होगा, क्योंकि kx 0 के बराबर है, जबकि gx क्या है, एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो kx लेस देन और इक्वल टू gx होगा। अब इसके बाद देखो, यदि hx को वहां पे अपन ने psi x माना, फिर मान लेते हैं कि hx इज इक्वल टू fx, hx इज इक्वल टू fx होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, hx इज इक्वल टू
एफ एक्स होने का मतलब है कि एफ एक्स प्लस के एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्योंकि अपन ने एच एक्स प्लस के एक्स को लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा है ऊपर। यदि एच एक्स एफ एक्स के बराबर है तो एफ एक्स प्लस के एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, और इससे क्या मिलेगा, के एक्स इज लेस देन के एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो दोनों स्थिति में अपने को के एक्स जो है लेस देन आर इक्वल टू जी एक्स मिलता है, चाहे एच एक्स इज इक्वल टू साई एक्स माने, चाहे एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माने। दोनों स्थिति में हमको के एक्स जो है लेस देन आर इक्वल टू जी एक्स मिलता है। पर साथ ही आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है, साई जो है वो लेस देन आर इक्वल टू अपन लिख रहे हैं कि mod of h, clearly mod of h is less than or equal to mod psi, and mod of k is less than or equal to mod psi। क्यों लिख रहे हैं? mod of h is less than or equal to mod psi। ये तो स्पष्ट है किससे, क्योंकि एच एक्स जो है मिनिमम है एफ एक्स और साई एक्स का, तो एच एक्स लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स होगा और एच एक्स लेस देन इक्वल टू साई एक्स होगा, तो mod of एच एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू साई एक्स, ऑब्वियस है। फिर अपन ने ये भी माना है कि के एक्स बराबर है साई एक्स माइनस एच एक्स के। इससे क्लियर होगा कि मॉड ऑफ के जो है वो लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ साई होगा। ये अपने को मिल गया कि मॉड ऑफ एच इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ साई एंड मॉड ऑफ के इज आल्सो लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ साई। अब अपन कह रहे हैं कि साई वैनिश आउटसाइड द सेट ऑफ फाइनाइट मेजर, और इसलिए एच और के दोनों क्या होंगे कि both h and k vanish with psi, यानी both h and k vanish outside the set of finite measure। और इसलिए यदि अपन इंटीग्रल ऑफ साई ओवर ई, लिमिट इंटीग्रल ऑफ साई ओवर ई लिखें तो ये बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ h प्लस के ओवर ई, क्योंकि साई एक्स बराबर क्या है, साई एक्स बराबर एच एक्स प्लस के एक्स है, तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ h प्लस के ओवर ई, और बराबर क्या होगा इंटीग्रल ऑफ h ओवर ई प्लस इंटीग्रल ऑफ k ओवर ई। और यहाँ पे एक स्टेप छूट रहा है, यहाँ पे अपन लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू सुप्रीमम व्हेन f इज लेस देन और इक्वल टू h ऑफ इंटीग्रल h ओवर e प्लस सुप्रीमम व्हेन k is less than or equal to g of integral k over e, ये आ जाएगा, और ये बराबर होगा इंटीग्रल लिमिट इंटीग्रल ऑफ f ओवर e प्लस लिमिट इंटीग्रल ऑफ g ओवर e। ध्यान रखिए, हम जो ये स्टेप लिख रहे हैं जिसमें आया है इंटीग्रल ऑफ h ओवर e प्लस इंटीग्रल ऑफ k ओवर e, इसके बराबर क्या होगा, सुप्रीमम व्हेन h इज लेस देन और इक्वल टू f of integral h over e plus supremum when k is less than or equal to g of integral k over e, और ये जो है बराबर होगा लिमिट इंटीग्रल ऑफ f ओवर e प्लस लिमिट इंटीग्रल ऑफ g ओवर e का। यानी अपने को फाइनली क्या मिल जाएगा कि लिमिट इंटीग्रल ऑफ साई ओवर e इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंटीग्रल ऑफ f ओवर e प्लस लिमिट इंटीग्रल ऑफ g ओवर e। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साई जो है वो लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी है, तो सुप्रीमम व्हेन साई इज लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ इंटीग्रल साई इंटीग्रल साई ओवर ई इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई प्लस लिमिट इंटीग्रल ऑफ जी ओवर ई। और लेफ्ट हैंड साइड जो इनइक्वालिटी का वो किसके बराबर है, वो बराबर है लिमिट इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी ओवर ई के। यानी अपने को मिल गया कि लिमिट इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी ओवर ई is less than or equal to लिमिट इंटीग्रल ऑफ f over e प्लस लिमिट इंटीग्रल ऑफ g over e। आप इनइक्वालिटीज 1 और 2 को देखिए, ये रिवर्स इनइक्वालिटीज हैं, तो इन दोनों को मिला के अपन क्या कह सकते हैं कि लिमिट इंटीग्रल ऑफ f प्लस g इज इक्वल टू लिमिट इंटीग्रल ऑफ f over e प्लस लिमिट इंटीग्रल ऑफ g over e प्रूफ। और फाइनली यानी तीसरा रिजल्ट जो है इस थ्योरम का वो अपन प्रूव कर सकते हैं
थ्योरम में अपने क्या है, तीसरा जो रिजल्ट है वो है कि इफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, then Lebesgue integral of f over e is less than or equal to Lebesgue integral of g over e. इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि let hx and kx be two bounded measurable functions with h is less than or equal to f and k is less than or equal to g, where both h and k vanish outside the set of finite measure. जैसा अपन मानते हैं वैसा अपन ने मान लिया. अब f is less than or equal to g almost everywhere दिया गया. It implies that h is less than or equal to k almost everywhere, क्योंकि h is less than or equal to f and k is less than or equal to g. तो अपने को मिल जाएगा h is less than or equal to k almost everywhere. अब यदि अपन प्रॉपर्टी ऑफ Lebesgue इंटीग्रल फॉर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस ये यूज करें, यानी यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ Lebesgue इंटीग्रल फॉर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, तो इस प्रॉपर्टी से अपन कह सकते हैं, क्योंकि h और k दोनों क्या हैं, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस हैं, तो h इज लेस देन और इक्वल टू k ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इट इंप्लाइज दैट Lebesgue integral of h over e is less than or equal to Lebesgue integral of k over e, and it implies that कि supremum when h is less than or equal to f, ये है of Lebesgue integral h over e is less than or equal to supremum when k is less than or equal to g of Lebesgue integral k over e. ये मिल जाएगा अपने को. और इससे क्या मिल जाएगा, इससे this implies that Lebesgue integral of f over e is less than or equal to Lebesgue integral of g over e. This proves the third result of this theorem. और इसके साथ ही ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.